ओके, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3। इसमें क्या देखेंगे हम लोग? मेटालिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर सब कुछ देखेंगे। रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कोलरास लॉ, सब कुछ एक एक करके देखेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है। ऑल सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। सारे सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट को क्या है, कंडक्ट नहीं कर सकता है। द सब्सटेंस विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉल कंडक्टर। जो सब्सटेंस करंट को पास करने के लिए अलाउ करेगा उसको कंडक्टर बोलेंगे। द वेस्ट मेटल कंडक्टर आर सच एज कॉपर, सिल्वर एंड टिन। क्या कॉपर सबसे बेस्ट है? क्या हमारा जो कॉपर है, कॉपर, ठीक है, सिल्वर एंड टीन क्या है, बेस्ट कंडक्टर है हमारे पीरियोडिक टेबल में। ऑन द अदर हैंड द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। जिस सब्सटेंस से हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर आर रबर, वुड एंड वैक्स। याद रखना, रबर से इलेक्ट्रिसिटी कभी पास नहीं करता, वुड से भी नहीं पास करता, और वैक्स से भी पास नहीं करता है। ठीक है, ओके। द कंडक्टर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। कंडक्टर को दो टाइप में क्लासिफाई किए। एक होता है मेटालिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। ठीक है, एक मेटालिक कंडक्टर, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। अब इन दोनों को हम लोग डिफरेंस करते हैं। देखो, पहले मेटालिक देखेंगे फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक देखेंगे। मेटालिक कंडक्टर क्या है? इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल में इनसाइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से उसके अंदर करंट फ्लो करता है। मेटल का बात हो रहा है, ठीक है, ओके। इट इज नॉट एक्म्प्लाइज बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। तो मेटालिक कंडक्टर में सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल चेंजेस होता है। ओनली फिजिकल चेंजेस अकर। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर में सिर्फ फिजिकल चेंजेस होता है, केमिकल कोई भी चेंज नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, मैटर वहीं पे, बस इलेक्ट्रॉन क्या है, ट्रैवल कर रहा, इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्लो कर रहा। उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के वजह से करंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा, तो राइट से लेफ्ट हमारा क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, देखो इसको हमेशा याद रखना। क्या? कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर हम लोग किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसमें जो कंडक्टिविटी होगा करंट का वो डिक्रीज हो जाएगा। किसका? मेटालिक कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी है। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर में। इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर में क्या होता है, आयन के फ्लो होने से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में देखे था ना, ठीक है, ओके। इट इज एक्म्प्लाइज्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। कि डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस की वजह से फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट। मतलब फिजिकल चेंजेस भी देखने को मिलता है और केमिकल चेंज भी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर में दिखता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयन। आयन ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर में। ओके, और क्या लिखा है, कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर का तो कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, ये याद रहता है सबको, आप भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द इलेक्ट्रोलाइट में therefore be defined as the substance whose aqueous solution of fused state conduct electricity accomplished by the chemical decomposition। देखो इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम डिफाइन करें तो वो एक्वस सोल्यूशन में या फ्यूज स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ड्यू टू केमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, द कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन। इलेक्ट्रोलाइट से जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो किसके वजह से करता है, मूवमेंट ऑफ आयन के वजह से करता है। ठीक है, लेकिन मेटालिक में किसके वजह से कर रहा था, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से कर रहा था। ठीक है, ऑन द contrary substance which is
in the form of their solution or in molten state do not conduct electricity is called non-electrolyte. क्या? वो सब्सटेंस जो क्या एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये हम लोग पहले भी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? ठीक है, चलो अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड टू इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्या है? हमारा सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड और एक कैथोड। अब एनोड कैथोड के थ्रू बाहर से एक बैटरी लगा के हम लोग क्या वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मूव एंड देयर फॉर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे ही बाहर से वोल्टेज लगाएंगे, मतलब बाहर से बैटरी लगाएंगे, आयन क्या करेगा? मूव करना शुरू कर देगा। मूव करना शुरू कर देगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आयन मूव करेगा मतलब पूरे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ओके, द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज टर्म एज कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। मतलब इलेक्ट्रोलाइट कितना कंडक्टिविटी दिखा सकता है या कितना कंडक्टेंस दिखा सकता है, ये उसका क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा, ठीक है। ओके, ओम्स लॉ है, बेसिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो, ओम्स लॉ क्या बोलता है? दिस लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब देखो, ये आई है, कहने का क्या मतलब है? आई प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बस। ओके, वेयर आई इज द करेंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर। आई क्या होगा? करंट होगा जो एम्पियर में होता है। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, जो क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, बचपन से जानते हैं V इक्वल टू आई आर। आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V बाय आर। ये सब क्या है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो, ओके, वेयर आर इज ए कांस्टेंट, क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नॉन एज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आर क्या है? जिस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा उसका रेसिस्टेंस है। इट एक्सप्रेस इन ओम्स, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम है और एक्सप्रेस भी ओम में किया जाता है। ध्यान, ये पूरा जो अभी हम लोग पूरा का पूरा लेक्चर करेंगे, इसमें यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? ओम। तो रेसिस्टेंस का यूनिट और एक्सप्रेस भी ओम में किया जाता है। रिप्रेजेंटेड एज ए, ये इस तरह का दिखता है ओम, ठीक है। द एवब इक्वेशन इज नॉन एज एम्स लॉ। जब ऊपर पढ़े इक्वेशन उसको ओम्स लॉ बोलते हैं। ओम्स लॉ में एल्सो भी स्टेटेड, ओम्स लॉ को इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखो, I इक्वल टू वी बाय आर आ रहा, तो I क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, एक सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। चलो, अब हम लोग देखते हैं रेसिस्टेंस। क्या? रेसिस्टेंस क्या बोलता है? इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस मतलब वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो करने से रोकेगा, रेसिस्ट करेगा। वो प्रॉपर्टी कंडक्टर का जो करंट को फ्लो करने से रोकेगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, द रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम लोग हटाते हैं तो लिखते हैं आर इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। अब ये रो क्या है? रो है हमारा रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वेयर रो इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखो, रो, देखो यहां लिख देते हैं और जो लिखे उसको बिल्कुल याद रखना। रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी
ठीक है, रेसिस्टिविटी भी याद रखना है, और इसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, रेसिस्टेंस दोनों याद रखना, ठीक है। रो को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस के साथ आया इसलिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। ओके, द रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, जो रेसिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कौन सा कंडक्टर है। चलो आगे, अगला क्या है, द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, ओम है। इन टर्म ऑफ एसआई द बेसिक यूनिट इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर बाय S3A2। देखो ये बहुत ही डिटेल में रेसिस्टेंस का यूनिट दिया हुआ है, तो चाहो तो इसको याद कर लो, बेहतर रहेगा, ठीक है। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या दिया है, ऊपर हमारा केजी है, मीटर स्क्वायर, एस पे पावर क्यू और ए पे पावर स्क्वायर, ये हमारा किसका है, रेसिस्टेंस का यूनिट है। याद कर लो, नहीं पूछा जाता है, लेकिन किसी बार नीट का एग्जाम से क्वेश्चन बनाने का दिमाग सेट का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। चल, रेसिस्टेंस हम लोग पूरा पढ़ लिए, अब हम लोग चलते हैं रेसिस्टिविटी, जो अभी पढ़े, रो, रो को रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। रो का पहला नाम रेसिस्टिविटी, दूसरा नाम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। वी नो दैट द रेसिस्टेंस, ठीक है, हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय एल, रो एल बाय ए, रो हो गया रेसिस्टिविटी, एल हो गया लेंथ, ए हो गया एरिया। देखो अगर लेंथ को 1 मान ले, एरिया को भी 1, ठीक है, लेंथ को 1 सेंटीमीटर, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेसिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा, बस इसको डिफाइन किया हुआ है। देखो रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज resistance of the conductor 1 centimeter length having area of cross section is equal to 1 centimeter square। देखो रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा कब, जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाए, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। ये क्या है, डिफिनेशन है रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का। चल नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट इंपॉर्टेंट है। द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी आर, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी देखो ध्यान से समझना, रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या है, रो एल बाय एरिया। क्या हम लोग लिख सकते हैं, रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस, एरिया ऊपर चला जाएगा, लेंथ नीचे आ जाएगा। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, ये कट जाएगा, क्या आ गया, ओम सेंटीमीटर, या क्या, ओम सेंटीमीटर। देखो ध्यान से देखना, क्या है, ओम रेसिस्टेंस है, एरिया है, मीटर लेंथ है, कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम सेंटीमीटर। तो जो हमारा रेसिस्टिविटी का यूनिट आया, क्या आया, ओम सेंटीमीटर। इट्स एसआई यूनिट इज ए ओम्स मीटर। देखो अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो एसआई यूनिट बन जाएगा, तो जो एसआई यूनिट होता है रेसिस्टिविटी का वो ओम्स मीटर होता है, बट क्वाइट ऑफन ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर इज ऑल्सो यूज्ड, बट जनरली जो हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह में जो सवाल आता है वो ओम सेंटीमीटर के फॉर्म में रहता है। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, ओम सेंटीमीटर, ये क्या हो गया हमारा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, दो चीज पढ़े, रेसिस्टेंस पढ़े, रेसिस्टिविटी पढ़े, अब हम लोग चलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इट इज मेजर ऑफ एज विथ विच करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। देखो कंडक्टेंस मतलब क्या, करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो रेसिस्टेंस के, जो रेसिस्टेंस के ऑपोजिट चलेगा, मतलब सिंपल सी बात है, रेसिस्टेंस करंट को रोकना चाह रहा, कंडक्टेंस चलना चाह रहा, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्या, रेसिप्रोकल ऑफ, देखो इट एक्सप्रेस जी, कंडक्टेंस को जी से एक्सप्रेस करते हैं, ये क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब करंट को रोकने वाला, कंडक्टेंस मतलब करंट को चलाने वाला, तो जो करंट के, जो रेसिस्टेंस के उल्टा होगा उसी का नाम क्या है,
कंडक्टेंस। ओके, कंडक्टेंस एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव मतलब क्या, ये जुड़ता जाएगा। मतलब अगर 5 4 इस टाइप से रेसिस्टेंस डायरेक्टली नहीं जुड़ता है, सीरीज और पैरेलल में जुड़ता है, बट कंडक्टेंस एडिटिव प्रोसेस, इसको डायरेक्टली आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या आ गया, कंडक्टेंस इक्वल टू आ गया हमारा 1/r, ठीक है। चल आगे देखो क्या क्या लिखा है, यूनिट के बारे में लिखा होगा, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ ओम। देखो हमारा अगर हम लोग लिखना चाहें, ध्यान से देखो, G इक्वल टू वन बाय आर, और R का यूनिट क्या होता है 1/ओम, तो इसका यूनिट क्या होगा, ये हो जाएगा ओम इनवर्स 1, होगा ना, ओम इनवर्स 1, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ ओम, ओम्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, ओम्स इनवर्स 1, है ना, ओम्स माइनस 1, और क्या है एम एच ओ, देखो पलट दिया गया है, देखो ये एम को पहले रखा है, एच को बीच में रखा है, ओ को इधर लिया है, तो ओम माइनस को हम लोग बोलते हैं एम एच ओ, ठीक है। तो ओम माइनस का ही दूसरा नाम है एम एच ओ, ठीक है। तो एम एच ओ भी किसका यूनिट है, कंडक्टेंस का यूनिट है, ठीक है। ओम इज ऑल्सो एब्रिविएटेड ओम, इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। तो ओम, सो ओम इनवर्स में बी रिटेन एज ए ओम्स पे पावर -1। अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज साइमन एस। देखो क्या आया यूनिट, ध्यान से देखना, यूनिट जो आ रहा हमारा अभी तक कितना आया, ओम पे पावर -1, या इसी को क्या लिखते हैं एम एच ओ, इसी को क्या लिखते हैं ये, और इसी को लिखते हैं साइमन। कैसे स्पेलिंग है, SIEMEN, ठीक है, SIEMEN और S। ये सारे यूनिट किसका है, ये सारे यूनिट कंडक्टेंस के हैं, और सारा यूनिट ध्यान में रखना है, रट तो नहीं पाओगे ना, इतना ढेर सारा कौन सा रटेगा, सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, ओम -1 क्या हो गया, कंडक्टेंस का यूनिट, देखो। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया हमारा साइमन। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं 1s इक्वल टू क्या होगा 1 ओम पे पावर -1, है ना, ओम पे पावर -1। तो ये भी ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान नहीं रखते हैं और सवाल में सिली मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टिविटी, क्या लिखा है कंडक्टिविटी। ओके देखो, अगला क्या है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, जैसे कि कंडक्टेंस रेसिप्रोकल किसका था, रेसिस्टेंस का, तो कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल है किसका, रेसिस्टिविटी का। देखो द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखो ध्यान से सुनना, रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम था स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। उसी तरह क्योंकि कंडक्टिविटी है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये देखो कंडक्टेंस के साथ आया तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के साथ था तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो इसको इस तरह से क्या मतलब रिलेट करके याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। देखो आगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल के, जिसको हम लोग बोलते हैं कप्पा, ठीक है, क्या बोलते हैं कप्पा, इस टाइप से लिखाता है, ठीक है कप्पा। ओके, द IUPAC हैज रिमूव द यूज ऑफ टर्म कंडक्टिविटी ओवर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ रिमूव नहीं हुआ, सब जगह यूज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंडक्टिविटी वो भी बोलेंगे और स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। ओके, इट मे बी डिफाइंड एज conductance of a solution of 1 centimeter length and having 1 square centimeter area of cross section. In other word, conductivity is the conductance of 1 centimeter cube of the solution is electrolyte. डेफिनेशन है, रट जाओ, सिंपल। कैसे बनता है, यूनिट कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या है, वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके, क्या बताएं, ये जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल है
किसका? रेसिस्टिविटी का, रो का, है ना, रो का। ओके, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी देखेंगे तो हमें मालूम है जो रो का यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर होता है ना, ओम सेंटीमीटर। तो क्या होगा, ओम ऊपर जाएगा तो ओम पे पावर -1, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर पे पावर -1। ओके, ओम -1, सेंटीमीटर -1, तो ये हो गया हमारा यूनिट किसका, कप्पा का। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। इन एसआई यूनिट, L in a meter, area in meter square, so that the unit of conductivity is m square। ध्यान से देखना, ओम को हम लोग क्या पढ़े थे, ओम को एस पढ़े थे। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदल दे, अगर एसआई यूनिट में चले तो मीटर में बदल दे, तो लिख सकते हैं मीटर -1। तो ये भी क्या हो गया, कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया। तो ये भी याद रखना, देखो इंपॉर्टेंट है, हर यूनिट पूछा गया है, ठीक है। तो एस मीटर -1 किसका यूनिट हो गया, कप्पा का यूनिट। कप्पा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। कप्पा का नाम क्या है, कंडक्टिविटी। दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। चलो, अगला है हमारा मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। अगला है हमारा मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस दोनों एक ही है। मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। क्या बोला गया, ध्यान से समझना। कंडक्टिंग पावर, ठीक है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन, जितने भी आयन का कंडक्टिंग पावर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉल्यूशन में हो, ठीक है, 1 मोल का बात हो रहा है, ठीक है। कंडक्टिंग पावर है और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये याद रखना। कंडक्टिंग पावर के बारे में है सारे आयंस का 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और जब हम लोग एक और कंडक्टिविटी आएगा ना, कौन सा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वहां पे 1 मोल के जगह पर कुछ और आएगा जो हम लोग बात करेंगे। मतलब नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ना, तो नंबर ऑफ मोल है तो वहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। ध्यान से देखो क्या लिखा है, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। मोलर कंडक्टिविटी लेमडा से डिनोट होता है। मोलर कंडक्टेंस इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एज। अब मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रिलेशन क्या है वो देखो। देखो मोलर कंडक्टेंस के बाय एम, के क्या है, के हमारा कंडक्टेंस है, कौन सा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलो, वेयर एम इज अ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इफ एम इज अ यूनिट ऑफ मोलैरिटी, एम क्या है, मोलैरिटी, मोलर, एम कॉन्सेंट्रेशन है, तो मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल्स पर यूनिट लीटर, पर लीटर। तो अगर मोलैरिटी का यूनिट लिखना होगा तो मोल बाय लीटर लिखेंगे या मोल लीटर -1 लिखेंगे। द क्या, लेमडा में बी एक्सप्रेस। अब देखो ये है रियल फॉर्मूला ऑफ क्या, मोलर कंडक्टेंस। देखो मोलर कंडक्टेंस हम लोग लेमडा और एम लिखते हैं, क्योंकि मोलर है तो एम लिखे, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन। देखो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, के इंटू 1000 इंटू एम। चलो अब इसका यूनिट पे काम बात करेंगे। देखो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस कैन बी ड्राइव फ्रॉम द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ओके, कप्पा का यूनिट क्या था, कप्पा का यूनिट हम लोग पढ़े थे एस, और सेंटीमीटर पे पावर 1 -1 अभी पढ़े। 1000 का यूनिट कुछ नहीं होगा। ओके, मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पे पावर क्यू। क्या इसको लिख सकते हैं, एस सेंटीमीटर पे पावर -1 सेंटीमीटर पे पावर 2 बाय मोल, या मोल को भी ऊपर कर दो, मोल पे पावर -1, सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, वॉल्यूम है, तो क्या आ जाएगा हमारा, एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पे पावर -1। तो ये हो गया क्या, कप्पा का यूनिट, सॉरी मोलर कंडक्टेंस का यूनिट। देखो द यूनिट ऑफ के इज एस सी -1, एस क्या है, साइमन है, साइमन क्या होता है, ओम्स -1, एंड द यूनिट ऑफ लेमडा मतलब मोलर कंडक्टेंस क्या आ जाएगा, एस सेंटीमीटर पे पावर 2 मोल पे पावर -1। देखो अभी निकाल दिए फॉर्मूला से। ओके,
अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट मोलर कंडक्टेंस इज एक्सप्रेस। देखो जहां पे सेंटीमीटर है ना वहां पे मीटर, एसआई यूनिट में मीटर बदल दो, तो साइमन मीटर पे पावर +1 और मोल पे पावर -1 इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस इज ए मोल बाय मीटर क्यूब। सिंपल सी बात है, एसआई यूनिट में क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, बाकी सब सेम रहेगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, तो जहां पे सेंटीमीटर वैल्यू आया है वहां पे मीटर लिख दो, सवाल बन गया। ठीक है, ओके। अगला क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ध्यान से देखना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, it is defined as the conducting power of all ion produced dissolving in 1 gram equivalent of electrolyte solution। वहां पे क्या था, 1 मोल था, यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, लेमडा ई से, एंड रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या आता है, तो क्या करते हैं, लेमडा ई इक्वल टू आता है कप्पा इंटू 1000 बाय एन। ठीक है, वहां पे मोलैरिटी आ रहा था, यहाँ पे नॉर्मैलिटी आएगा। ओके, यहाँ पे जो कप्पा इंटू 1000 इंटू क्या, यहाँ पे जो यहाँ पे सी है ना, सी के जगह पर एन आएगा, सी के जगह पर क्या आएगा, एन आ जाएगा, इसे भूल जाओ, ये सब फॉर्मूला बेकार है। ठीक है, सी क्या है हमारा, नॉर्मैलिटी, देखो यहाँ पे लिखा रहेगा, क्या लिखा है, विच सी इज द कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मैलिटी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मैलिटी क्या होता है, नॉर्मैलिटी इक्वल टू होता है नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला ये है ना, देखो अगर हम नॉर्मैलिटी लिखना चाहेंगे तो इसको भूल जाओ, ये हमारा बिल्कुल बेकार फॉर्मूला है। देखो नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी इक्वल टू होता है नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। जिस तरह से मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है हमारा नंबर्स ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, उसी तरह ये भी है, बस नंबर ऑफ मोल्स के जगह पर नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, यहाँ पे नॉर्मैलिटी है, यहाँ पे मोलैरिटी है। देखो ठीक है, ओके। द टर्म हैज अर्लियर been quite frequently used, now it is replaced by the molar conductance, the unit of equivalent conductance। okay, lambda का यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं, मोल के जगह पर क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। देखो वहां पे क्या है, साइमेन मीटर स्क्वायर मोल -1, मोल के जगह पर बदल दोगे तो साइमेन के ओम के जगह पर क्या होगा, साइमेन, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही रहने दो, और मोल इनवर्स के जगह पर हो जाएगा क्या, ग्राम इक्विवेलेंट के पावर -1। वहां पे मोल के पावर -1 था, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है तो ग्राम इक्विवेलेंट पे पावर -1 हो जाएगा। एस हो गया साइमन, एस मतलब साइमन मतलब ओम्स पे पावर -1। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, सबको पता है क्या, C इज इक्वल टू 1/R, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, देयरफॉर द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। क्या बोला गया है, अगर हम कंडक्टेंस निकालना चाहेंगे तो उससे रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे तो रेसिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, कप्पा को। वी हैव सीन दैट कप्पा और कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अभी ना पढ़े, कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है, सॉरी कंडक्टिविटी जो है रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। ठीक है, ओके क्या हुआ, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, मीन्स देखो कप्पा इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, हमें मालूम है रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस एरिया बाय लेंथ, एरिया बाय लेंथ, तो क्या हो जाएगा 1/रेसिस्टिविटी क्या होगा, पूरा उलट जाएगा, मतलब देखो क्या होगा, इसको इधर ले आओ, 1/R और L ऊपर हो जाएगा, A नीचे हो जाएगा और 1/रेसिस्टिविटी हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे
1/r इंटू एल हमारा ऊपर हो गया, एरिया हमारा नीचे हो गया, ये आ गया। देखो ध्यान से, K इक्वल टू 1/r एल बाय एरिया, क्या हो गया, एल बाय एरिया। तो कप्पा 1/r क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, कंडक्टेंस, एल बाय ए। देखो ये हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा कप्पा का ये ढेर सारा फॉर्मूला। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो डेरिवेशन पता रखना कि कैसे कैसे क्या करेंगे, ठीक है। चलो ओके, अब यहीं पे देखो, यहीं पे एक चीज बताते हैं। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो गया, जी क्या होता है, जी होता है कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस। ओके, एल बाय ए को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। देखो आगे पढ़ाएंगे, देखो यहाँ पे वेयर जी इज कंडक्टेंस ऑफ द सेल, एल इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड, मतलब डिस्टेंस हो गया, और एरिया हो गया ए। ओके, द क्वांटिटी एल बाय ए, एल बाय ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट एंड एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेल कांस्टेंट को सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों बोला है, एल ऊपर है एरिया ऊपर है, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर बचेगा, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर पे पावर -1 बचेगा, है ना। देखो सेंटीमीटर पे पावर -1। Knowing the value of cell constant and conductance of the solution, the specific conductance मतलब कप्पा, ठीक है, specific conductance can be calculated। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो गया, कंडक्टेंस इनटू सेल कंडक्टेंस। तो देखो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इज इक्वल टू क्या हो गया, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो ये सारे फॉर्मूलाज वगैरह है, सबको अच्छे से रेगुलेट करके याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। इन जनरल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। देखो फैक्टर वगैरह, पहला क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द कंडक्टेंस मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जितना ज्यादा नंबर रहेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। देयरफॉर ग्रेटर द नंबर ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन ग्रेटर द कंडक्टेंस, ज्यादा नंबर ऑफ आयन ज्यादा कंडक्टेंस। द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन द नेचर, और क्या, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो ज्यादा नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेगा, बेकार रहेगा तो कम करेगा। सिंपल, क्या, नेचर पे डिपेंड कर रहा, किस पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन आयन इन द सॉल्यूशन एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ हाई कंडक्टेंस। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो अपना सारा का सारा आयन डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में। ओके, ऑन द अदर हैंड weak electrolyte dissociate only a small extent and gives less number of ion, therefore solution of weak electrolyte have low conductance। weak electrolyte क्या होगा, उसका पूरा का पूरा डिसोसिएशन नहीं होगा, थोड़ा सा एसोसिएशन होगा तो थोड़ा सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या होगा, कंडक्टेंस इसका कम होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कम होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखो मोलर कंडक्टेंस of electrolyte of the solution vary with the concentration of electrolyte. In general, the molar conductance of electrolyte increase with decrease the concentration or increase the dilution। देखो ये समझ नहीं आया होगा, देखो क्या कह रहा है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय एम। एम को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। एम को क्या बोलते हैं, एम को बोलते हैं हम लोग मोलैरिटी, और मोलैरिटी को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, है ना, मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, वही लिखा हुआ यहाँ पे देखो,
क्या लिखा है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। ठीक है, मोलर इलेक्ट्रोलाइट कब इंक्रीज होगा, जब आपका डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। देखो, अगर कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। कॉन्सेंट्रेशन घटना मतलब क्या, एम घटना। एम घटना मतलब क्या, लेमडा एम बढ़ना। देखो, डाइल्यूशन करना मतलब कॉन्सेंट्रेशन को घटाना, कॉन्सेंट्रेशन घटाना मतलब मोलैरिटी को घटाना, मोलैरिटी को घटाना मतलब मोलर कंडक्टेंस का इंक्रीज। समझे क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। चल आगे देखो, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एसिटिक एसिड वीक है, NH4OH वीक है। इंक्रीज क्या, मोलर कंडक्टेंस का बात कर रहा है, ठीक है। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज इन डायल्यूशन। तो क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा कब, जब आप क्या कॉन्सेंट्रेशन को घटाते हैं या उसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करना मतलब कॉन्सेंट्रेशन को घटाना, ठीक है। डाइल्यूट करना या डाइल्यूशन करना कॉन्सेंट्रेशन को घटाना ही एक अदर वर्ड में बोल सकते हो, ठीक है। ओके, द वेरिएशन इज हाउएवर डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वेरिएशन होगा मोलर कंडक्टेंस का बढ़ने वाला वो अलग अलग होगा, लेकिन ये है कि मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन घट रहा तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, ये तो कंफर्म है, स्ट्रॉन्ग में भी वीक में भी। लेकिन कितना वेरिएशन होगा, कितना इंक्रीज होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस with the concentration can be explained on the basis of क्या है, conducting ability of ion for a weak electrolyte and a strong electrolyte। सिंपल बात है, क्या मोलर कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, कंडक्टिविटी ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा। जो ज्यादा कंडक्टिंग आयन होगा उसका मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है। फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वेरिएशन ऑफ लेमडा, लेमडा मतलब मोलर कंडक्टेंस विद द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन को घटाना। देखो डाइल्यूशन लिखा हुआ है मतलब मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी डिक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयन। The number of ion furnished by the electrolyte in a solution depend upon the degree of dissociation with the dilution। देखो weak electrolyte क्या होता है, डाइल्यूशन करने पे वो टूटता है लेकिन 100% नहीं टूटता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या, टूटना, कितना डिग्री टूट रहा है। तो अगर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो जिसका जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है तो उसका मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो वही लिखा हुआ है, विथ इंक्रीज द डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज। पानी डालेंगे, डाइल्यूशन डालेंगे तो टूटना मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन बढ़ेगा। देखो, विथ इंक्रीज द डाइल्यूशन, इंक्रीज डाइल्यूशन करने पे द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, बढ़ रहा टूटना, एंड द रिजल्ट ऑफ मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज। क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। जैसे ही डाइल्यूशन कराएंगे तो क्या होगा, वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो और ज्यादा टूटेगा, और ज्यादा टूटेगा तो अल्फा इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज लेमडा नोट। लेमडा नोट क्या है, इससे ज्यादा नहीं मोलर कंडक्टेंस बढ़ सकता है। लिमिटिंग वैल्यू मतलब ये अपना लिमिट तक पहुंच चुका है, इसके बाद आप कितना भी डाइल्यूट कर लीजिए मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। कोरस्पोंड टू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 द होल इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट। मतलब अगर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 आ गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपका सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो चुका है। अब डिसोसिएशन नहीं होगा, नंबर ऑफ आयन नहीं बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा, तो मोलर कंडक्टेंस लिमिट हो गया, तो उसी को बोलते हैं लेमडा नोट और लिमिट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। समझ गए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टेंस कैसे बढ़ता है डाइल्यूशन करने पे, तो डाइल्यूशन करने पे अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा, तो
मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, वो भी लिमिट तक। जब अल्फा 1 हो जाए मतलब पूरा का पूरा आयन टूट चुका है। देखो आगे देखो क्या लिखा है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो लिखेंगे लेमडा सी बाय लेमडा नॉट। लेमडा सी को क्या बोलते हैं, अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेमडा सी को बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन सी। मतलब मोलर कंडक्टेंस किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, बोल देगा कि मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन सी। और लेमडा नोट क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या हो रहा था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो रहा है मतलब उसका पूरा का पूरा आयन टूट चुका है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो उस समय पे जो वैल्यू आ रहा था मोलर कंडक्टेंस को, उसको लिमिट वैल्यू बोल रहे थे। तो इसको लेमडा नोट को बोलते हैं क्या, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो या क्या बोलो, लिमिट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, दोनों एक ही है। तो अल्फा निकालना होगा अगर हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट वैल्यू, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट लिमिटेड वैल्यू। ठीक है, चलो अगला क्या है, अगला है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट there is no increase the number of ion with the dilution because strong electrolyte completely ionized in at all concentration by the dilution। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही वाटर में जाएगा वो सारा का सारा आयन टूट जाता है, उसमें एक भी आयन बचा हुआ नहीं रहता है। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है टोटल नहीं टूटता है, उसमें बचा रहता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सारा आयन तो पहले से डिसोसिएट हो गया। तो अगर हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो क्या नया नंबर्स ऑफ आयन मिलेगा, नहीं। तो नया नंबर्स ऑफ आयन नहीं मिल रहा है, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, मोलर कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज कर रहा, ये पता चलना चाहिए। तो देखो आगे पढ़ते हैं। However, in concentrated solution, a strong electrolyte, there is a strong force of attraction between the ion of opposite charge called interionic force of attraction। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जो आयन होता है ना, दो आयन अलग अलग चार्ज का, तो उन दोनों के बीच में इंटर आयोनिक चार्ज होता है, ठीक है। और वो क्या है, एक दूसरे को पकड़ के रखता है, ठीक है। ड्यू टू दिस इंटर आयोनिक फोर्स द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ आयन इज लेस इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, जो कंडक्टिंग एबिलिटी होगा आयन का वो ज्यादा नहीं होगा, कंडक्ट करेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अभी डाइल्यूशन नहीं किया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो आयन आयन के बीच का बॉन्डिंग रहता है या फोर्स रहता है वो ज्यादा रहता है, तो वो आयन आसानी से मूव नहीं करता, मतलब उसका वेलोसिटी बहुत कम रहता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है। विथ डाइल्यूशन, जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में और पानी डाल दिए मतलब डाइल्यूट कर दिए, द आयन बिकम फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एंड इंटर आयोनिक फोर्स डिक्रीज। क्या होगा, जैसे पानी डालेंगे वो आयन दूर दूर चला जाएगा, तो उन दोनों के बीच का फोर्स कम हो गया, ठीक है। वही लिखा हुआ है, द आयन फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, द इंटर आयोनिक फोर्स डिक्रीज हो गया। एज ए रिजल्ट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द डाइल्यूशन, मतलब फोर्स इंक्रीज हो गया, मतलब वो आयन बहुत स्पीड से चलेगा, मतलब कंडक्शन बढ़ जाएगा, मतलब मोलर कंडक्टेंस बढ़ गया। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ने का रीजन क्या है, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ने का रीजन है इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, कब, जब आप डाइल्यूशन करते हैं तब, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, वहां पे हमारा नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा था, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे फोर्स जो है वो घट जा रहा है, मतलब दो आयन के बीच का फोर्स घट जा रहा है, ठीक है। वेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बिकम वेरी वेरी लो, क्या कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बिकम नेग्लिजिबल, इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन एकदम खत्म हो जाएगा, द मोलर कंडक्टेंस अप्रोच द लिमिट वैल्यू इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर क्या होगा, उसके बाद आप कितना भी डाइल्यूट करें आपका मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ा, मतलब बढ़ेगा, तो उस समय जो मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा उसका नाम बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लेमडा, और ऊपर इनफाइनाइट का क्या होगा, ऊपर इनफाइनाइट का हमारा एरो होगा, ठीक है। द वैल्यू
द वैल्यू इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच इलेक्ट्रोलाइट, सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही होता है, ठीक है। ओके, टेम्परेचर पे चलते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है, कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। विथ इंक्रीज द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, बताए थे मेटालिक में घटता है बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ता है।